गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज की 10वीं की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम हमारी पाठ्य पुस्तक भूगोल के अध्याय नंबर 3 का अध्ययन करेंगे। हमारे पाठ का नामकरण है जल संसाधन। अभी पीछे जो फर्स्ट चैप्टर हमने किया था उसमें हमने समस्त संसाधनों के बारे में, उसके विकास के बारे में अध्ययन किया था। फर्स्ट चैप्टर था हमारा। सेकंड जो हमारा चैप्टर आया था उसमें हमने संसाधन के एक रूप वन और वन्य जीवन के बारे में अध्ययन किया। और थर्ड जो हमारा चैप्टर आ रहा है उसके अंदर हम एक हमारा जो प्राकृतिक संसाधन है जल, उसके बारे में अध्ययन करेंगे कि ये जो जल है ये मानव के लिए कितना उपयोगी है। ये जब अति में होता है तो बाढ़ ले आता है, जब इसकी कमी होती है तो सूखा पड़ जाता है, और अगर ये सामान्य स्तर में रहता है तो ये हमारी जो पृथ्वी होती है उसको जो है लहलाने का काम करता है। मानव का जीवन जल के बगैर अधूरा है। बिना जल के मानव एक पल भी जो है जीवित नहीं रह सकता। मानव के जीवन के लिए 3 महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं। वायु, जिससे वो ऑक्सीजन लेता है, सांस लेता है ऑक्सीजन के द्वारा। दूसरा अन्न, और तीसरा है जल। अगर इन 3 चीज़ों में से उसे किसी भी चीज़ की कमी हो जाती है तो उसका जीवन जो है वो किस में पड़ जाता है, खतरे में पड़ जाता है। तो अगर उसे 2 दिन तक नहीं मिलता है तो व्यक्ति का जीवित रहना संभव है, लेकिन अगर उसे जल 1 घंटे भी नहीं मिलता है तो वो प्यास से क्या हो सकता है, मर सकता है। तो बहुत इम्पोर्टेंस है, और भी बहुत इम्पोर्टेंस है। जल खाना बनाने में काम आता है, जल खेती करने में काम आता है, जल विद्युत बनाने में काम आता है, मत्स्य पालन में जल का यूटिलाइज किया जाता है, नदियों पर बांध बना करके जो है जल को रोक करके पर्यटन स्थल के रूप में उसको आगे बढ़ाया जा सकता है, उसका विकास किया जा सकता है। तो जल मानव के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। तो ये जो पृथ्वी है उसके ऊपर जो जल है वो 2 प्रकार से हमें मिलता है। एक जल अलवणीय होता है, और दूसरा जो जल होता है वो क्या होता है, लवणीय होता है। लवणीय जल वो होता है जिसमें अम्ल क्षार जो है मिले हुए होते हैं। तो लवणीय जो जल है वो हमारा कहाँ पर होता है, मैं दोबारा यहाँ पर लिख रहा हूँ कि जो लवणीय जल है वो आपको कहाँ मिलेगा। सागरों में मिलेगा, महासागर में मिलेगा, खारे पानी की झीलों में मिलेगा, अथाह भंडार है इसका। और इसका मानव जो है बहुत कम क्या करता है, उपयोग नहीं करता। इस जल का उपयोग मानव नहीं करता। इस जल का उपयोग मुख्यतः खारे पानी की झीलों का जो उपयोग है वो तो नमक बनाने में किया जाता है, और सागर और महासागरों के जल का उपयोग किसके लिए किया जाता है, जलयान के लिए। जो जलयान होते हैं वो इसके अंदर क्या किए जाते हैं, चलाए जाते हैं। सेकंड हमारे पास जो जल का रूप है वो आता है अलवणीय। कौन सा आता है, अलवणीय। जिस जल का उपयोग हम पीने में करते हैं, खाना बनाने में करते हैं, खेती करने में करते हैं, मत्स्य पालन में करते हैं, और भी अन्य संसाधनों में, जल विद्युत बनाने में करते हैं। तो मानव के लिए जो सबसे उपयोगी जो जल है वो कौन सा होता है, अलवणीय जल है। ये हमें कहाँ से मिलता है, ये जो अलवणीय जल है ये हमें मिलता है नदियों से। यानी कि जो सतह पर प्रभावित हो, सतही अपवाह जो होता है, सतह के ऊपर क्या करता है, ये बहता है। दूसरा हमें ये प्राप्त कहाँ से होता है, भूमि जल से। भौम जल भी कहते हैं इसको, या क्या कहते हैं, भूमि जल। भूमि के अंदर से हम निकालते हैं, पीने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, कुएं खोद करके, नलकूप लगा करके, ट्यूबवेल लगा करके, खेती के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है।
अगर हम देखेंगे जो जो हमारी जो पूरी पृथ्वी है उसका 75% भाग किससे ढका हुआ है? जल से ढका हुआ है। अगर हम जल भंडार की बात करें तो जल से ढका हुआ है। ये जो पूरी पृथ्वी, अगर इसको हम 4 भागों में बांटते हैं तो 2/3 जो हिस्सा जो हमारे पास बचता है वो सारा किससे ढका हुआ है? जल से ढका हुआ है। लेकिन हम इसका बहुत कम, करीबन करीबन आप ये मानिए 4 से लेकर के 5% तक ही जल क्या कर पाते हैं? इस्तेमाल कर पाते हैं, क्योंकि बाकी का जो सारा जो जल है वो क्या है? लवणीय है, जिसका इस्तेमाल मानव क्या है? उपयोग में नहीं ला सकता। इसलिए जो है, अगर हम देखें कि जल 75% है फिर भी जल की कमी हो जाती है, उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि इस 75% के अंदर बहुत कम मात्रा में जल ही हमारे पास क्या है? अलवणीय जल है, जिसका मानव इस्तेमाल करता है। और यदि हम इसका सही रूप में इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसका संरक्षण नहीं करेंगे, इसका प्रबंधन नहीं करेंगे, तो जल की कमी होना क्या है? स्वाभाविक है। तो इस पूरे पाठ में हम इन्हीं चीज़ों के बारे में जो है जानेंगे कि जल जो है वो किस प्रकार का संसाधन है। ये नवीकरणीय है। ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है कि जल जो है कैसा संसाधन है, तो कौन सा है? नवीकरणीय है। ये अपने आप बनता है, अपने आप जो है बनता है। नदियाँ जो है जल को समुद्र में ले जाती है। समुद्र के अंदर गर्मी के अंदर जल जो है वाष्प बनकर, भाप बनकर वापस जो है कहाँ पर चला जाता है? आसमान में चला जाता है। वह बादलों के रूप में जो है संघनित हो जाता है और फिर वर्षा के रूप में ज़मीन पर फिर दोबारा आ गिरता है, या फिर जो पहाड़ों की जो चोटियाँ उनके ऊपर बर्फ़ के रूप में जो है गिर जाता है। और इस प्रकार जो है एक पुनर्चक्रण के द्वारा जल की हमें दोबारा क्या होती रहती है? प्राप्ति होती रहती है। तो इस पाठ में हम इन्हीं चीज़ों का क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। तो आइए हम इस पाठ की शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि हम जानते हैं कि 3/4 जो धरातल है वो किससे ढकी हुई है? जल से ढकी हुई है। लेकिन प्रयोग में लाने योग्य अलवणीय जल का अनुपात क्या है? बहुत कम है। और ये हमें कहाँ से प्राप्त होता है? सतही अपवाह यानी कि नदियों से प्राप्त हो जाता है। भौम जल यानी कि भूमि के अंदर जो जल है उससे हम इसको क्या कर लेते हैं? प्राप्त कर लेते हैं। और ये एक नवीकरणीय संसाधन है। बहुत बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि जल कैसा संसाधन है, तो कौन सा है? नवीकरणीय। पुनर्भरण जल चक्रीय द्वारा होता है। ये मैंने चक्कर आपको अभी बताया है कि किस प्रकार नदियां जल कहाँ लेकर के जाती, महासागरों में, महासागरों से वापस जो है किस प्रकार वर्षा के रूप में जो है या बर्फ के रूप में जो है वो गिर पिटता है और वो दोबारा नदियों के माध्यम से कहाँ पर चला जाता है? सागरों में चला जाता है। जल एक नवीकरणीय योग्य संसाधन। और फिर भी विश्व के बहुत से देशों के अंदर जल की क्या है? कमी है। अगर हम बात करें भारत के थार के मरुस्थल की, तो वहाँ औसतन वर्षा जो है वो 50 सेंटीमीटर से भी कम होती है और वहाँ पर जल की बहुत ज़्यादा क्या है? कमी है। और एक भविष्यवाणी भी की गई कि 2025 के अंदर 20 करोड़ से ज़्यादा लोग जो है जल की नितांत कमी को क्या करेंगे? झेलेंगे। अब जैसे शुष्क मौसम आता है तो पश्चिमी जो भारत का क्षेत्र है, चाहे वो राजस्थान है चाहे वो हरियाणा है, इनके बहुत से क्षेत्रों के अंदर जल की क्या आ जाती है? बहुत कमी आ जाती है। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट आता है वो आता है जल दुर्लभता और जल संरक्षण और प्रबंधन की आवश्यकता। जल दुर्लभता का मतलब है कि जल की कमी कैसे हो जाती है। अगर हम अत्यधिक सिंचाई करेंगे तो उससे भी जल की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। उद्योगों के अंदर जल का बहुत ज़्यादा अगर हम उपयोग करेंगे उससे भी क्या होती है? जल दुर्लभता बढ़ती है। अगर किसान जो है भौम जल का उपयोग करने के लिए ट्यूबवेल लगा लेता है और उसका जो है शुष्क क्षेत्रों के अंदर खेती के विस्तार के लिए उपयोग करेगा, तो उससे भूमि का जो जल स्तर है वो क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। तो ये जल दुर्लभता के क्या है? कारण है। कुछ ऐसी वजह है जिसकी वजह से जल क्या होती है? दुर्लभता पैदा हो जाती है। इसीलिए हमें जल के संरक्षण की भी क्या होती है? आवश्यकता होती है कि हमें जल को क्या करना चाहिए? बचा करके रखना चाहिए। अगर हम देखेंगे यहाँ की जल दुर्लभता, तो उसका एक बहुत बड़ा भयंकर जो है कारण हमें नजर आएगा। आप ये देखिए, राजस्थान के मरुस्थल में जल से भरे मटके संतुलित करती हुई जो महिलाएं हमें मिलती है, ये जल भरने के लिए बहुत लंबा रास्ता क्या करती है? तय करती है। ये हमें बताता है कि जल की कितनी दुर्लभता है। वर्षा में वार्षिक और मौसमी परिवर्तन के कारण भी जल की उपलब्धता क्या हो जाती है? कम हो जाती है समय और स्थान के अनुसार। ये देखिए, परंतु अधिकता जो है जल की कमी किसके कारण होती है? अति शोषण। अगर हम इसका बहुत ज़्यादा क्या करेंगे? शोषण करेंगे, इसको नाली में वैसे ही व्यर्थ जो है बहा देंगे, अत्यधिक इसका क्या करेंगे? उपयोग करेंगे। और समाज के विभिन्न वर्गों में जल का वितरण भी क्या होता है? असमान होता है। बहुत से कम लोग होते हैं जो उद्योगपति होते हैं, व्यापारी जो लोग होते हैं, जो बड़े पूंजीपति लोग होते हैं, उनका जो है जल के संसाधनों पर क्या होता है? बहुत ज़्यादा नियंत्रण होता है।
अब ये बता रहा है क्या संभव है कि किसी भी क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में जल का संसाधन होने के बावजूद भी वहां जल की दुर्लभता हो? तो बिल्कुल हो सकता है। अगर किसी क्षेत्र के अंदर नदी बह रही है और उसके अंदर दूषित जल है, तो जल तो बहुत है लेकिन हम उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, बिल्कुल भी उसका उपयोग नहीं लाया जा सकता। तो ये कह रहा है देखो, जल की दुर्लभता जो होती है वो अत्यधिक बढ़ती हुई जनसंख्या और उसके परिणाम से जल की बढ़ती हुई मांग और उसके असमान जो वितरण का ही क्या है, परिणाम है। क्योंकि जल अधिक जनसंख्या के लिए घरेलू उपयोग में नहीं बल्कि अनाज उगाने के लिए भी चाहिए, और अनाज उत्पादन बढ़ाने के लिए जल संसाधनों का अति शोषण करके इस सिंचित क्षेत्र को हम क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। शुष्क क्षेत्र में हम क्या कर सकते हैं, खेती कर सकते हैं। तो सिंचित कृषि में जल सबसे ज़्यादा उपयोग होता है, और शुष्क कृषि तकनीक और सूखा प्रतिरोधी फसलों के विकास द्वारा अब कृषि क्षेत्र में जो है क्रांति लाने की क्या है, आवश्यकता है। कि ऐसी फसलों को ईजाद किया जा रहा है जो बहुत कम पानी में क्या हो जाती है, पक करके तैयार हो जाती है। यहाँ दो तीन चित्र के माध्यम से आपको समझाने का प्रयत्न किया गया। ये देखिए, ये पनिहारिन जो है बहुत दूर से जो है जल लेकर के आ रही है जम्मू कश्मीर के अंदर। ये यहाँ पर जल बहुत अथाह भंडार है लेकिन हम इसका उपयोग नहीं कर सकते क्योंकि ये दूषित जल है। और यहाँ आप जो है इजराइल जैसा जो छोटा सा देश है जहाँ 25 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा होती है, और एक भारत है जहाँ पर 114 सेंटीमीटर तक वार्षिक वर्षा होती है, लेकिन इसराइल के अंदर जो है सूखा नहीं पड़ता है, लोगों को जो है भटकना नहीं पड़ता है इस तरीके से भारत की तरह से, क्योंकि वहाँ पर पानी का जो है क्या किया जाता है, प्रबंध बहुत अच्छे तरीके से किया जाता है। उससे संबंधित जब भी हम जल के बारे में जानेंगे यहाँ पर इस पाठ के अंतर्गत, तो ये सारी व्यवस्था हमें बताती है कि जल का जहाँ पर उचित प्रबंधन किया जाता है, उन सूखा क्षेत्रों के अंदर जल का बहुत अच्छे से क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है, और वो लोग जलों से जो है समस्याएं जो आती है उनसे लड़ने में भी क्या हो जाते हैं, सक्षम हो जाते हैं। ये देखिए एग्जाम्पल के जरिए बता रहा है कि आपने टेलीविज़न के विज्ञापन में देखा होगा कि बहुत से किसान खेतों में अपने निजी कुएं और नलकूप लगा करके सिंचाई करके क्या करते हैं, उत्पादन को बढ़ाते हैं, और वो कभी ये नहीं सोचते हैं कि इससे जो है भौम जल स्तर क्या हो रहा होता है, गिर रहा होता है, जल की उपलब्धता में क्या आ सकती है, कमी आ सकती है। दूसरा मैंने आपको बताया था, अब ये देखिए कि बहुराष्ट्रीय जो कंपनियां होती है औद्योगिक घरानों के रूप में फैली हुई है, और उद्योगों के अंदर ये बहुत भारी संख्या में अलवणीय जल संसाधनों का क्या करती है, उपयोग करती है। इससे भी क्या होता है, जल की दुर्लभता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इसके अलावा भी एक और कारण ये बता रहा है कि उद्योगों के अंदर जो अत्यधिक जल के अलावा इनको चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और ये ऊर्जा भी जल विद्युत से क्या होती है, पूरी होती है। और वर्तमान में इंपॉर्टेंट प्रश्न है यहाँ पर, ये बहुत बार पूछा जाता है कि कुल विद्युत का कितना प्रतिशत भाग हम जल विद्युत से प्राप्त करते हैं, तो कितना प्राप्त करते हैं बेटा, 22% जो हमारा जो विद्युत ऊर्जा है जो उद्योगों को चलाने में काम आती है, उसका उपयोग हम सबसे ज़्यादा किस में कर रहे हैं, जल विद्युत में। इसके अलावा जल दुर्लभता क्यों आती है, शहरों की जो बढ़ती हुई जनसंख्या है उसकी जीवन शैली में जो परिवर्तन आ रहा है उसके लिए जल और ऊर्जा की क्या होती है, बढ़ोतरी की जाती है। नई जो शहरी समितियां और कॉलोनियों के ऊपर अगर आप नज़र डालेंगे तो उनके अंदर जल आपूर्ति के लिए भी क्या बनाए गए हैं, नलकूप स्थापित किए गए। इससे जल संसाधनों का क्या हो रहा है, शोषण, और उसकी क्या हो रही है, कमी हो रही है। ये वो रीजन्स है जिसकी वजह से जल की क्या होती है, दुर्लभता आती है। आप यहाँ भी देखिए कि अब तक हमने जल दुर्लभता के जो मात्रात्मक पहलू पर बात की है। आओ हम इस स्थिति के बारे में विचार करें जहाँ लोगों की आवश्यकता के लिए काफ़ी जल संसाधन है, फिर भी उन क्षेत्रों में जल की क्या है, दुर्लभता है। अब उसका रीजन मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि घरेलू जो अपशिष्ट पदार्थ है, रसायन है, कीटनाशक है, और कृषि में उपयुक्त होने वाले उर्वरकों के द्वारा ये क्या हो गए हैं, दूषित हो गया है ये जल, और हम इसका क्या नहीं कर पाते हैं, इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। चाहे हमारे पास कितना भी जल क्यों ना हो, अगर वो क्या हो जाएगा, प्रदूषित हो जाएगा, तो फिर हम उसका क्या नहीं कर सकते, उपयोग नहीं कर सकते। तो अब समय की मांग है, ये इसकी मांग है, ये समय की मांग है कि हमें जल संसाधन का क्या करना चाहिए, संरक्षण भी करना चाहिए, और उसका क्या करना चाहिए, प्रबंधन। क्योंकि इससे ही हम स्वास्थ्य संबंधी खतरों से क्या हो सकते हैं, बच सकते हैं। खाद्यान्न की सुरक्षा को क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। अपनी आजीविका और उत्पादक क्रियाओं की निरंतरता को क्या कर सकते हैं, सुनिश्चित कर सकते हैं। और हमारा जो प्राकृतिक जो पारितंत्र है उसको कमजोर होने से, डिग्रेड होने से भी क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। तो जल संसाधनों के अतिशोषण से, उसके कुप्रबंधन से जल के संसाधनों का ह्रास होता है, और पारिस्थितिक जो संकट की समस्या है वो क्या होगी, पैदा हो जाएगी, जिसका हमारे जीवन पर क्या पड़ेगा, बहुत गंभीर परिणाम होगा। इसलिए हमें जल दुर्लभता को क्या करना होगा, रोकना होगा। उसके लिए जल का हमें क्या करना होगा,
प्रबंधन करना होगा, जल का हमें क्या करना होगा, संरक्षण करना होगा। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट्स आ रहा है वो है बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं और समन्वित जल संसाधन प्रबंधन, कि किस प्रकार हम जल का प्रबंध करते हैं नदी परियोजनाओं के द्वारा बांध बना करके, और किस प्रकार समन्वित जल संसाधन क्षेत्र भी हम जो है लोगों को जागरूक करते हैं कि वो किस प्रकार टपका सिंचाई का उपयोग करें। किसानों को भी हम ये कहते हैं कि वो वर्षा के जल को क्या कर ले, एक टैंक के अंदर इकट्ठा कर ले, और जब शुष्क मौसम आए तो उस वर्षा के जल का क्या करे, उपयोग करे, उसको जो है व्यर्थ ही नाली के अंदर ना बहने दे। इस पॉइंट का अध्ययन हम अपनी आगे की कक्षा में करेंगे। थैंक यू बेटा।